हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 9 सर्कल्स की थ्योरम्स पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में टोटल 9 थ्योरम्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 9 थ्योरम्स के सब थ्योरम्स के प्रूफ भी हैं, आपको वो सब समझने होंगे, तभी आप उस सर्कल्स के चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। यहाँ पर हमारी आती है पहली थ्योरम, आइए समझते हैं। पहली थ्योरम है इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। क्या मतलब हुआ, आइए बहुत अच्छे से समझते हैं। इक्वल कॉर्ड्स यानी कि मेरे पास एक सर्कल है, उसमें मैं कोई भी कहीं पर भी कॉर्ड्स बना दूं। ये मैंने दो कॉर्ड्स बना दी और उसको नाम दे दिया कॉर्ड ए बी एंड सी डी। बस एक बात का ध्यान रखा, यहाँ पर आ रहा है इक्वल कॉर्ड्स, मींस ये दोनों जो कॉर्ड्स होंगी उनका मैग्नीट्यूड यानी कि उनकी लेंथ सेम होगी। फिर कह रहा है सब्सटेंस। सब्सटेंस अक्सर बच्चे यहाँ पर इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई सब्सटेंड क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा सब्सटेंड वर्ड। चलो अच्छे से देखते हैं। सब्सटेंड का लिटरल मीनिंग होता है फैलना, आगे की तरफ फैलना। इसका मतलब हुआ कि मैंने इक्वल कॉर्ड्स से एक एंगल बनाया। मैंने ध्यान समझना, मैंने इक्वल कॉर्ड से एंगल बनाया। एंगल एट द सेंटर, एंगल बना रहा हूं मैं इक्वल कॉर्ड्स से, कहां पर, सेंटर की तरफ। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। इक्वल कॉर्ड्स मान लीजिए ये है मेरा सेंटर, जिसको मैंने नाम दे दिया O। मैं इस सेंटर पर एक एंगल बना रहा हूं। इक्वल कॉर्ड्स है ए बी और सी डी। मैंने इससे एंगल फॉर्म करा सेंटर पर, मैंने इससे एंगल फॉर्म करा सेंटर पर। अब ये जो एंगल आएगा सेंटर पर, ये एंगल इक्वल होगा। ये थ्योरम ये कहती है। आइए एक बार अच्छे से दोबारा पढ़ते हैं कि इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। वही मतलब हुआ कि जब सर्कल की दो इक्वल कॉर्ड्स लेनी, उससे हमने एक एंगल बना रहे हैं, उसी को इक्वल कॉर्ड से एंगल बना रहे हैं। कहां पर, सेंटर पे। ये बात ध्यान रखिएगा, सेंटर पे होना जरूरी है। अदरवाइज मैं एक सर्कल लेता हूं, उस पर एक ये ले ली, एक यहाँ पर एंगल बना दिया और एक यहाँ एंगल बना दिया। अब आप कहेंगे अरे भैया ये तो इक्वल होना चाहिए। नहीं, हाँ मानता हूँ कि ये कॉर्ड्स जो है, ये कॉर्ड और ये वाली कॉर्ड इक्वल है, लेकिन सेंटर पे एंगल नहीं बनना है, इसलिए ये थ्योरम यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगी। विच मीन्स कि वो जो एंगल है वो सेंटर पे बनना चाहिए। अब सभी मैंने जैसे आपको बताया कि हर एक थ्योरम के प्रूफ है आपकी एनसीईआरटी में, तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं और साथ ही साथ जो सर्कल्स चैप्टर होते हैं उसको अटेम्प्ट करने के लिए जो सॉल्यूशन चाहिए होता है, आइए वो देखते हैं। इन ज्योमेट्री में सबसे पहला स्टेप आपको होता है गिवन लिखना। अब कई बच्चे पूछते हैं कि भैया गिवन क्यों लिखते हैं, तो वो गिवन लिखने के ना दो सबसे बड़े मेन रीजन है। पहला रीजन कि आपका टाइम बचता है। क्या आप बार बार क्वेश्चन पेपर उठाएंगे नहीं, बार बार उसमें देखेंगे नहीं, डायरेक्ट अगर आपने गिवन लिख रखा होगा कि अच्छा क्वेश्चन में ये चीजें दे रखी हैं, अच्छा एंगल ए एंगल बी के बराबर है, अच्छा जो बी सी है वो सी डी जो बराबर है, अगर आपने पहले ही एक जगह अपनी आंसर शीट में लिख लेंगे तो आपको बार बार क्वेश्चन पेपर उठाकर देखने की जरूरत नहीं होगी। और दूसरा, जो आपकी एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा होता है उसको भी ये चीज पता चल जाती है कि इस बच्चे ने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से समझा है, और वो तभी उसको अटेम्प्ट करने के लिए आगे बढ़ा है। तो चलिए हम लोग गिवन में क्या लिखेंगे। गिवन में हम ये लिखते हैं, भैया ये तो कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या लिखा है गिवन में, INCOR। भैया देखो ये काफी लंबा स्टेटमेंट है, उसका शॉर्ट फॉर्म है। क्या है लंबा स्टेटमेंट, इसका मतलब है इन सर्कल C विद सेंटर O एंड रेडियस R। लिख देता हूं चलिए आपके लिए। इसका मतलब है इन सर्कल C विद सेंटर O एंड रेडियस R। इसका मतलब ये हुआ, इस पूरे स्टेटमेंट का ये शॉर्ट फॉर्म R। अब आगे क्या लिखेंगे, अब आगे लिखेंगे हमें एक क्या चीज इक्वल दे रखी है, इक्वल कॉर्ड्स दे रखी है, तो यानी कि AB बराबर CD, ये कॉर्ड्स ही तो है और ये हमें इक्वल दे रही है। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे हम लोग AO बराबर BO बराबर CO बराबर DO। बताओ क्यों,
बताओ क्यों? AO बराबर BO बराबर CO बराबर DO क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि ध्यान से देखें, BO AO CO DO रेडियाई है सर्कल की, एक ही सर्कल की रेडियाई है, इसलिए सारी रेडियस आपस में इक्वल होती हैं, इसलिए ये इक्वल होंगी। हमारा गिवन सेगमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब क्या लिखेंगे हम? टू प्रूफ। क्या लिखेंगे बच्चों? टू प्रूफ। टू प्रूफ का क्या करना होता है? जो चीज हमें प्रूफ करनी होती है, अगर हमें कोई चीज फाइंड करनी है, किसी की लेंथ फाइंड करनी है, किसी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं टू फाइंड। हम यहाँ पर हमें प्रूफ करना है, तो हम प्रूफ में क्या लिखेंगे? एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD। ध्यान से देखो, हमें यही प्रूफ करना है। अब मेन आता है हमारा सॉल्यूशन वाला पार्ट। क्या करना होता है? अब ध्यान से अगर आप देखें तो ये दोनों एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं भैया, दिख रहे हैं, दो ट्रायंगल तो दिख रहे हैं। अब हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंसी में आपके 9th क्लास में 5 कॉन्ग्रुएंसी है। कौन कौन सी? सबसे पहले है ट्रिपल एस, साइड साइड साइड, दूसरा साइड एंगल साइड, तीसरा AAS एंगल एंगल साइड, दूसरा है ASA एंगल साइड एंगल, एंड लास्ट वन इज RHS। ठीक है, ये मैंने आपको एक हल्का सा बता दिया है। 5 कॉन्ग्रुएंसी होती है, इन्हीं पांचों को कॉन्ग्रुएंसी को यूज करके, यानी इनमें से कोई एक का यूज करके हम ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करेंगे। अब ध्यान से देखिए, हम क्या लिखते हैं कॉन्ग्रुएंसी को लिखने के स्टेप्स क्या होते हैं? पहले हम लोग ट्रायंगल के बारे में ट्रायंगल का नाम लिखते हैं कि इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, ट्रायंगल COD। ध्यान से देखो, AO बराबर होगा CO के, क्यों? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियस का प्लूरल रेडियाई। दूसरा BO बराबर DO, क्यों? सेम रीजन, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अब क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे AB बराबर CD। क्या है? इक्वल कॉर्ड्स। हमें थ्योरम में भी दे रखी है इक्वल कॉर्ड्स, और गिवन में भी हमने लिखा है AB बराबर CD, तो इसके आगे लिख देंगे। ये चीज हमें गिवन है, ये चीज हमें गिवन है। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने के लिए सिर्फ 3 चीजें जरूरत होती है, वो तीनों हमने लिखनी है। अब लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंसी टू ट्रायंगल COD बाय, जिस कॉन्ग्रुएंसी से हुआ है, अब यहाँ पर देखो तीनों साइड्स है, तो बाय SSS। देयरफॉर एंगल AOB is equals to एंगल COD by CPCT। CPCT सबको पता होगा। CPCT म्हणजे corresponding parts of congruent triangles, corresponding parts of congruent triangles, यानी कि हमने CPCT से एंगल AOB equals to एंगल COD लिख लिया है, कर दिया है। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। थ्योरम 9.2 बिल्कुल 9.1 की उल्टी है। 9.1 में क्या दे रखा था? 9.1 में दे रखा था कि अगर सर्कल के पास 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं, ध्यान समझिएगा, अगर सर्कल के पास 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं और उस इक्वल कॉर्ड से सेंटर पे अगर एंगल बनाया जाए तो वो एंगल इक्वल आएंगे। ये थ्योरम में कह रही है, ये थ्योरम कह रही है कि अगर सेंटर पर जो एंगल्स बन रहे हैं और वो किसकी मदद से बनाए गए हैं? कॉर्ड्स की मदद से बनाए गए हैं, और वो एंगल इक्वल है, तब कॉर्ड्स इक्वल हो जाएंगी। आइए समझते हैं द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स। आइए सबसे पहले सर्कल में कॉर्ड्स बना लेते हैं। एक कॉर्ड ये आ गई भैया, और एक कॉर्ड ये आ गई। द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल एट द सेंटर। सेंटर मैंने ले लिया, O बना दी, हाँ मैंने ये बना दिया, मैंने सेंटर लिए, सेंटर को O मान लिया। ठीक है, कॉर्ड क्या है हमारी? AB और ये CD। दोबारा आओ थ्योरम पे। द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स, द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल। अब यहाँ पर दे रखा है, कि यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो इक्वल है, देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। अब हमें
जब इसको प्रूफ करेंगे तो प्रूफ करते समय हम इसका उल्टा लिखेंगे। पहले कॉर्ड्स इक्वल दे रखी थी, एंगल इक्वल कर रहे थे, अब एंगल इक्वल दे रखे हैं हमें और कॉर्ड्स इक्वल करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में मैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। गिवन और टू प्रूफ कैसे लिखना होता है और क्या क्या चीजें लिखनी होती है वो मैंने आपको पहले वाले पार्ट में, पहली वाली थ्योरम में बता दिया है। डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आते हैं। ध्यान से देखिए, ये दो आपके ट्राइंगल फॉर्म हो गए हैं, तो हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंट करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। ध्यान से देखें, AO बराबर है DO के। क्यों? आप लिखो पहले रीजन, फिर मैं लिखूंगा। AO बराबर है DO के क्यों? क्योंकि रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। फिर CO बराबर है BO के क्यों? सेम रीजन, CO BO के बराबर है क्यों? क्योंकि रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अब क्या लिखेंगे? एंगल AOB, एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD, इज इक्वल्स टू एंगल COD। कैसे पता है? क्योंकि हमें ये चीज दे रखी है, क्योंकि द एंगल सबटेंडेड एट द कॉर्ड सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल। एंगल्स हमें इक्वल दे रखे हैं कि एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल COD हमें दे रखे हैं, हमें गिवन है। सो देयरफॉर ट्रायंगल AOB is congruent to triangle COD by, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से हुई? ध्यान से देखो, CO बराबर है BO के और AO बराबर है DO के और ये एंगल बराबर है, तो किससे हुई? SAS बाय SAS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए और AB बराबर CD, AB बराबर CD आ जाएगी किससे? बाय CP/CD। आई बात समझ में? गिवन और टू प्रूफ लिखना बहुत जरूरी होता है। अभी भी मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने पहले पार्ट में लिख के बता दिया है। इसके पहले भी आप पहले वीडियो को पॉज करेंगे, पहले गिवन टू प्रूफ लिखेंगे और फिर उसके बाद सॉल्यूशन से ये करेंगे। आई बात समझ आ गई होंगी। अब उन्हीं दो थ्योरम से रिलेटेड आपके एक्सरसाइज 9.1 है, पेज नंबर 118। सिर्फ दो ही क्वेश्चन है, तो आइए पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियस। पहले पार्ट में आपको वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि दो सर्कल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब कि उन दोनों की रेडियाई यानी कि रेडियस सेम है। प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। एक्चुअली में हमने जो थ्योरम 9.1 पढ़ी थी वो क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? यहाँ पर दो सर्कल हैं, दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं जिसकी कॉर्ड बनी हुई है, एक जिनसे दो इक्वल कॉर्ड्स बनी हुई है और उससे एक एंगल सेंटर में बनना है। जैसे कि ये दो सर्कल है, मैं इस वाले सेंटर का सेंटर O ले रहा हूँ और इसको आप सेंटर इसको O डैश भी ले सकते हैं और मैं यहाँ पर इसको सेंटर Q ले रहा हूँ। बात एक ही रही। मैंने यहाँ पर एक कॉर्ड बनाई AB की और यहाँ पर मैंने एक कॉर्ड बनाई किसकी? CD, और उससे एक एंगल बना दिया सेंटर पे, एंगल सबटेंडेड। सबटेंडेड का मतलब पता क्वेश्चन के लिए पूरा लिख रहा हूँ, गिवन टू प्रूफ और सॉल्यूशन, और साथ के साथ समझते चलिए। पहले हमें गिवन लिखना है। गिवन में हम क्या लिखेंगे कि इन सर्कल C विद सेंटर O रेडियस R इज कॉन्वेंसी, सॉरी यहाँ पर इन नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे सर्कल C सेंटर O विद सेंटर O एंड रेडियस R इज कॉन्ग्रुएंट विद सर्कल C सेंटर Q एंड रेडियस R या R डैश इज इक्वल्स टू CD। ये हमें गिवन है। और फिर हम लिखेंगे कि AO इक्वल्स टू BO इक्वल्स टू CQ इक्वल्स टू DQ। ठीक है, अब लिखते हैं टू प्रूफ। टू प्रूफ आपको पता ही है, टू प्रूफ आपको करना है कि एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल CQD। चलिए
अब सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन पे हमें क्या करेंगे, सॉल्यूशन पे ध्यान से देखिए, दोनों ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, बात खत्म। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल CQD AO बराबर CQ। रीजन क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे, ध्यान से देखना, रीजन लिखेंगे रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। सेम हम यहाँ पे लिखेंगे कि BO बराबर DQ, क्यों, सेम रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। फिर हमें एक और चीज दे रखी थी, इक्वल AB बराबर CD, वो लिख देंगे कि AB बराबर CD, क्यों, गिवन है। अब लिख देंगे चुपचाप कि therefore ट्रायंगल AOB is congruency to triangle CQD by तीनों साइड्स हैं, तीनों साइड्स हैं, by ट्रिपल S congruency, therefore एंगल AOB, ध्यान से देखिए, एंगल AOB is equals to एंगल CQD by CPCT, CPCT म्हणजे corresponding part of congruent triangles। और फिर आप बड़ा बड़ा यहाँ पर प्रूव्ड लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करते हैं, एक्सरसाइज 9.2 का, 9.1 का क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि प्रूव दैट इफ chords of congruent circle subtend equal angles at their center then the chords are equal। बहुत इजी क्वेश्चन है, जो आपका 9.2 थी थ्योरम, सेम वही प्रूफ आएगा। इसमें दो सर्कल लेने हैं, एक का सेंटर आपको O लेना है, दूसरे का Q लेना है, कॉर्ड्स बनानी है, कॉर्ड बनानी है, ये A आ गई, ये B आ गई, ये C आ गई, ये D आ गई। यहाँ पर एंगल सबटेंड कर दिया, एंगल सेंटर पे एंगल सबटेंड कर दिया और कह दिया कि ये एंगल इसके बराबर है। प्रूफ क्या करना है, AB बराबर CD, क्वेश्चन यही है आपका। चलिए गिवन टू प्रूफ आप खुद लिख लेंगे, क्वेश्चन 1 मैंने आपको बता दिया था कैसे लिखेंगे। अब डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन सेम वैसा ही है जैसे आपका 9.2 का था, ध्यान से देखिए। AO बराबर CQ, क्यों, क्योंकि रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। फिर BO बराबर DQ, क्या रीजन, सेम रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। चलिए लिख देता हूं, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। फिर क्या लिखेंगे, सर्कल्स में सर्कल। फिर क्या चीज गिवन थी हमें, एंगल AOB, यहां से देखिए एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CQD, क्यों, हमें गिवन। सही है, सुनिए दोस्तों, जब भी आप ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करें और तीन चीजें रीजन में दें कि ये इसके इक्वल क्यों है, तो हमेशा याद रखिए आपको तीनों के तीनों पार्ट में आपको रीजन देना जरूरी है। मैं सिर्फ सर्कल के नहीं, मैं जब भी आप ट्रायंगल के लिए भी आपको याद दिला रहा हूँ, जब भी आप दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करें तो सबसे पहले ट्रायंगल का नाम, सॉरी मैं यहाँ पर नाम लिखना भूल गया, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल CQD, सॉरी मैं यहाँ पर नाम लिखना भूल गया था। जब भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करें तो ट्रायंगल्स का नाम और वो उसमें क्या क्या चीजें इक्वल हैं, वो क्यों इक्वल हैं, वो आपको ब्रैकेट में जरूर लिखना है। एग्जामिनर आपका आधा 1 मार्क्स काट देता है इसमें। तो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CQD, देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQD। ध्यान से देखिए, SAS किससे, बाय SAS यानी कि साइड एंगल साइड। देयरफॉर AB बराबर CD बाय CPCT, बड़ा बड़ा लिख दीजिए, प्रूव्ड। पहली एक्सरसाइज 9.1 खत्म हो चुकी है, जो थ्योरम 9.1 और 9.2 पे बेस्ड थी। अब आइए तीसरी थ्योरम पढ़ते हैं। काफी बढ़िया थ्योरम है, काफी समझने वाली थ्योरम है। चलिए शुरू करते हैं। क्या कह रही है थ्योरम, पहले ये समझते हैं। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर
ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। क्या मतलब हुआ, नहीं समझ में आया, समझाते आइए। तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, परपेंडिकुलर पता है ना क्या होता है परपेंडिकुलर, यानी कि अगर एक ये लाइन है, इसके ऊपर एक लाइन आकर गिर जाए, एक स्लीपिंग लाइन है, स्लीपिंग सो रही है लाइन, स्लीपिंग लाइन है, उसके ऊपर एक सीधी लाइन आकर गिर जाए और गिरने पर वो यहाँ पर और यहाँ पर 90 डिग्री बनाए, एक जगह भी बनाएगा तो लीनियर पेयर से इधर भी 90 आ जाएगा। अगर वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो इसका मतलब ये जो लाइन है, इसका मतलब ये जो लाइन है वो इस पर परपेंडिकुलर है। मान लो ये जो स्लीपिंग लाइन थी मैंने उसको ए बी लिया और इसको सी ओ लिया, तो मैं क्या लिखूंगा कि मैं इस पर क्या लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा परपेंडिकुलर है ये, ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगा सी ओ परपेंडिकुलर ए बी। आगे पीछे भी लिख सकते हैं कि ए बी परपेंडिकुलर सी ओ, क्या कि एक सीधी लाइन थी उसमें नीचे से एक ऊपर लाइन आ गई, समझ रहे हो, ध्यान समझना, एक सीधी लाइन थी उसमें नीचे से एक सीधी लाइन ऊपर आ गई और 90 डिग्री एंगल फॉर्म बनाया, तो ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। आई बात समझ में, बस सिंपल से आपको ये समझना है कि जब 90 डिग्री एंगल फॉर्म करें तो वो परपेंडिकुलर मानी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, यानी कि हमने क्या करा, हमने सेंटर लिया सर्कल का ओ, उस सेंटर से मैंने एक परपेंडिकुलर गिराई, कहां पर, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड। मैंने सर्कल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर खींचना शुरू करा, ध्यान से देखो, एक परपेंडिकुलर खींचना शुरू करा और कॉर्ड तक ले गया, तो यहाँ पर क्या कौन सा एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। तो वो ये कह रही है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। बाइसेक्ट्स यानी कि इसको दो इक्वल हिस्सों में बांटेगा। अगर ये यहाँ पर आ रहा है और ये ओडी जो है इस पर परपेंडिकुलर है ए बी पर, इट मींस कि एडी बराबर बीडी। बात समझ में आई, बाइसेक्ट करना यानी कि किसी भी चीज को दो इक्वल हिस्सों में बांटना। इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट यानी कि एक दूसरे को काटना। मान लो मैं आपसे कहूं ये और ये, तो ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन अब मैं आपसे कहूं कि ये लाइन और ये लाइन ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट यानी कि बिल्कुल बीच से कर रही है, जिसकी वजह से इनसे ये इक्वल है और ये इक्वल है। आई बात समझ, ये इंटरसेक्ट है, ये इंटरसेक्ट है और ये बाइसेक्ट है। बाइसेक्ट यानी कि काटना और बाई यानी कि दो, तो दो इक्वल हिस्सों में काटना, ठीक है। चलिए, तो थ्योरम से बस यही कहती है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड, ध्यान समझना, सेंटर्स पे से ही शुरू होनी चाहिए कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। इसका अब हमारा आता है प्रूफ। प्रूफ क्या है आइए जानते हैं, तो पहले हमें क्या लिखना होता है, गिवन में हम क्या लिखेंगे, इन सर्कल सी सेंटर ओ रेडियस आर, ध्यान समझना, ओडी परपेंडिकुलर एबी, एबी इज अ कॉर्ड, ठीक है। अब इस वाली थ्योरम में हमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना होता है। कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है, ध्यान रख लो, सर्कल्स की ऑलमोस्ट सारी थ्योरम्स ट्रायंगल से ही प्रूव हो रही है। तो अब ध्यान से देखो, मुझे ये इतने हिस्से दिख रहे हैं, मुझे इसको ट्रायंगल बनाना होगा, तो कुछ नहीं, बस इतना सा ये ज्वाइन कर दिया और ये ज्वाइन कर दिया, ट्रायंगल बन गया, नहीं बना ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लीजिए, ट्रायंगल बन गया। तो मैं यहाँ पर बस एक कंस्ट्रक्शन वाली लाइन लिखता हूँ, और कंस्ट्रक्शन लाइन वाली कंस्ट्रक्शन हमसे क्या कहती है, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना है, कुछ नहीं लिखना, हमें लिखना है ड्रॉ AO एंड BO। आई बात समझ में, छोटी सी चीज लिखनी है। अब हम लिखेंगे क्या, थोड़ी जगह कम है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूफ। क्या लिखेंगे, टू प्रूफ। टू प्रूफ में क्या करना है हमें, AD बराबर BD,
हमें ये चीज प्रूव करनी है कि AD बराबर BD है। आई बात समझ में? चलिए अब मेन सॉल्यूशन पे आते हैं। मेन सॉल्यूशन पे आते हैं। अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, आप क्या दिमाग लगाइए कि मुझे इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, किससे हो सकते हैं। बहुत बेसिक चीज है, बहुत बढ़िया चीज है। इसमें आपको हिंट देता हूं, जो ट्रायंगल चैप्टर में लास्ट कॉन्ग्रुएंसी होती है वो चीज लिखेगी। चलिए करते हैं। हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल DOB। ध्यान से देखें, ध्यान से देखें। DO आएगा नहीं, DO बराबर यहाँ पर आएगा, नाम आएगा, यहाँ पर आएगा BOD। ध्यान से देखें, AO बराबर हो जाएगी BO के। रीजन आप बताओ पहले, रीजन क्या होगा? ध्यान से देखें, ध्यान से देखें। ये एक बाउंड्री पे से एक पॉइंट से चल रही है लाइन और सेंटर पर जा रही है, विच मीन्स कि ये रेडियस है इसकी, विच मीन्स कि AO BO रेडियस है इसकी। और हमें पता है कि किसी भी एक सर्कल की रेडियस इक्वल होती है, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम देखने को हमें ये मिल रहा है कि जो OD लाइन है, OD लाइन इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है और इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है, दोनों में आ रही है। बोलिए हाँ कि ना? दोनों ट्रायंगल में आ रही है, तो हम लिख देंगे कि OD बराबर DO, विच मीन्स ये कॉमन है। क्या है? कॉमन है। अब ध्यान से देखो, एक और चीज है, जब ये परपेंडिकुलर है तो जब ये एंगल 90 का होगा तो ये एंगल 90 की डिग्री का होगा। हम लिखेंगे एंगल ODB इज इक्वल टू एंगल ODA। क्यों? 90 डिग्री ईच, हर एक एंगल 90 डिग्री का है। तो यानी कि ये जो ट्रायंगल है, यानी कि ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंसी टू ट्रायंगल BOD बाय RHS। जब RH से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम मैं चुपचाप एकदम मुंह बंद करके लिख दूंगा कि AD बराबर BD। क्यों? बाय कैसे? बाय CP/CT। जो हमें 9.3 की पढ़ी थी वो बिल्कुल उल्टी है 9.4। 9.3 हमसे कह रही थी थ्योरम, क्या कह रही थी कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अब ये क्या कह रही है? ये कह रही है कि a line drawn through the center of a circle। हमने एक सेंटर ले लिया, सर्कल का O, वहां से लाइन आ रही है, वहां से लाइन आ रही है कहां पर? कॉर्ड तक। AB हमारी लाइन है और OD वो लाइन है जो सेंटर से निकल रही है। वो सेंटर से निकल गई है, वो अपने रास्ते पर चलने के लिए अपने जगह से निकल गई है। A line drawn through the center of a circle to bisect the chord। यानी कि वो अपने सेंटर से निकल गई है और उसका इरादा क्या है? उसका इरादा है कि मैं सामने वाली लाइन यानी कि AB को दो हिस्सों में बांटूंगी। यानी कि ध्यान से देखो, ये आपकी AB है, कॉर्ड है, ये सेंटर है, यहाँ से एक लाइन निकल रही है, यहाँ से एक लाइन निकल रही है जिसका इरादा क्या है? जिसका इरादा है कि इसको बीच से काटना है, जिसको इसको ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल हो जाए, उसका इरादा ये है। बहुत इरादा वाली लाइन है ये, ठीक है। रन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट द कॉर्ड, टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड, यानी कि वो यहाँ पर आकर D पॉइंट पर आकर बाइसेक्ट कर रही है इस परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। यानी कि अगर उसका इरादा है AB को बीच से दो हिस्सों में बांटने का, तो इसका मतलब वो 90 डिग्री का एंगल भी फॉर्म करेगी। 90 डिग्री एंगल यानी कि बाइसेक्ट परपेंडिकुलर होगी, यानी कि परपेंडिकुलर होगी। आए बात समझ में? उसका इरादा क्या था? AB को बीच से काटने का, लेकिन कंडीशन ऐसी बनी। क्या कंडीशन? पहले तो AB कॉर्ड निकल गई, और दूसरा जो OD थी वो सेंटर से निकली हुई थी। OD का इरादा सिर्फ AB को बीच से काटने का था, लेकिन कंडीशन ऐसी बनी कि उसने OD पर परपेंडिकुलर हो गई। वो कैसे हो गई? 90 डिग्री का एंगल बनाकर। आई बात समझ?
आई बात समझ। अब चलिए इसका प्रूफ देखते हैं कि इसका प्रूफ क्या होता है। यहाँ से देखें, गिवन टू प्रूफ आप लिख देंगे, बस इसमें कंस्ट्रक्शन जो होगा वो मैं लिख देता हूँ। सेम कंस्ट्रक्शन जो पहली वाली थ्योरम में हुआ था कि ड्रॉ 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 ए ओ एंड बी ओ। इसको मैं सीधी ले लेता हूँ, ड्रॉ ए ओ एंड बी ओ। तो उसके बाद आपका आ जाता है प्रूफ। क्या है देखो, कुछ नहीं, ट्रायंगल बनना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOD, ध्यान से देखो, AO बराबर BO पता है भैया, मत बताओ, डायरेक्ट लिख दो, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। आई बात समझ। DO बराबर OD, क्यों भैया, दोनों सर्कल दोनों ट्रायंगल बना रही है तो यानी कि कॉमन 6। दूसरा AD बराबर BD, AD बराबर BD, AD बराबर BD, क्यों, क्योंकि गिवन है ये। उसका एक्चुअली में मकसद क्या था, उसका एक्चुअली में मकसद था उसको बीच से तोड़ना, तो इसलिए AD इक्वल्स टू BD। अब यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल, ध्यान से देखो, ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOD बाय, ध्यान से देखो क्या है, देखो भैया तीनों साइड है तो बाय S ट्रिपल S, तो देयरफॉर एंगल ODB इज इक्वल्स टू एंगल ODA बाय CP/CT। तो क्या हम इतना इसको यहीं छोड़ देंगे? नहीं, क्योंकि हमें एक्चुअल में प्रूफ क्या करना है कि इसका परपेंडिकुलर है, ये एंगल 90 डिग्री के हैं। हमने अभी प्रूफ करा, हमने सिर्फ इतना प्रूफ करा कि दोनों एंगल इक्वल है। 90 डिग्री कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान से देखो, हमने अभी एंगल ODB और ODA को इक्वल प्रूफ कर दिया है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एंगल ODB प्लस एंगल ODA बराबर कितना होगा, 180 डिग्री, क्यों, बाय लीनियर पेयर, ठीक है। अब क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो मैं ODB प्लस ODA की जगह एंगल ODB तो लिख सकता हूँ इक्वल्स टू 180। बात तो एक ही रही, बोलो हाँ कि ना। अब 2 हो गए, तो यानी कि 2 एंगल ODB बराबर 180, सो एंगल ODB 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, नीचे जाएगा। चलिए मैं ऊपर लिख देता हूँ कि एंगल ODB इक्वल्स टू 180 अपॉन 2 काटा पीटा, एंगल ODB इक्वल्स टू 90 डिग्री। इन दोनों थ्योरम का कोई भी प्रूफ नहीं है, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट्स हैं जो कि हर बार ट्रू होती है। तो चलिए पहली बात ले लेते हैं। पहली क्या कह रही है आपसे, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। नहीं समझ में आई? चलिए ब्रेक करते हैं, एक एक शब्द को समझते हैं। समझ लीजिए ये एक सर्कल है और इसकी बस सब चीज समझेंगे। कह रहे हैं इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 कॉर्ड्स बना लेनी है जो कि इक्वल हैं और सेंटर ले लेना है O और मार्क कर लेनी है कॉर्ड AB और CD, ठीक है। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। अब कह रहे हैं और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भैया कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2 सर्कल तभी कॉन्ग्रुएंट होते हैं जब उनकी रेडियाई इक्वल होती है। क्या मतलब, 2 सर्कल तभी इक्वल होंगे, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 2 सर्कल तभी कॉन्ग्रुएंट होते हैं जब उनकी रेडियाई इक्वल होती है। इसलिए कह रहे हैं कि 2 कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। अरे भैया क्या होता है इक्विडिस्टेंट, ये शब्द इक्विडिस्टेंट
बहुत आसान शब्द है, आपको ये और भी चैप्टर्स में आपने ये चीज देखा होगा। ट्रायंगल चैप्टर में एक क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चन में यूज हो रहा है इक्विसिडेंट। क्या है? इक्वल डिस्टेंस पर होना। इस शब्द का मतलब है इक्वल डिस्टेंस पर होना। आइए एक बार समझते हैं। समझ लो, यहाँ पर एक बॉल रखी है, यहाँ एक बॉल रखी है, और यहाँ पर आप खड़े हैं, और यहाँ पर आपका दोस्त खड़ा है। ठीक है, दोनों बॉल से 5 मीटर की दूरी पे हैं। दोनों बॉल से 4 मीटर की दूरी पे है। किसकी कितनी दूरी पे है? 4 मीटर की दूरी पे है। विच मीन्स ये दोनों बॉल से इक्विसिडेंट है। ये दोनों बॉल से इक्विसिडेंट है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस पे है। यहाँ पर भी वही मतलब हो रहा है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्विसिडेंट फ्रॉम द सेंटर। क्या मतलब हुआ? इस सर्कल में ए बी और सी डी दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, तो उनका सेंटर पर से या सेंटर से उन तक का इस वाली कॉर्ड तक का डिस्टेंस और इस वाले सेंटर से इस वाली कॉर्ड तक का डिस्टेंस सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। दोबारा समझ लिए, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्विसिडेंट फ्रॉम द सेंटर। अगर सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड्स हैं तो वो सेंटर से बराबर की दूरी पर होंगी। आई बात समझ? अब यहीं पर थ्योरम 9.6 है, इसकी जस्ट ऑपोजिट। वो क्या कह रही है कि कॉर्ड्स इक्विसिडेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। इसमें क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर कॉर्ड्स इक्वल हैं, इसलिए सर्कल से इक्वल दूरी पर है। यहाँ पर दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं, इसलिए सेंटर से इक्वल दूरी पर हैं। थ्योरम 9.6 कह रही है कि वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है, इसलिए कॉर्ड्स इक्वल हैं। यहाँ पर कह रही है कि यहाँ पर कॉर्ड्स इक्वल हैं, इसलिए वो इक्विसिडेंट है सेंटर से, इसलिए वो सेंटर पर से इक्वल दूरी पर है। यहाँ पर क्या कहते हैं? यहाँ पर इक्वल दूरी पर है, इसलिए कॉर्ड्स इक्वल है। यहाँ पर सेंटर ले लिया मैंने, क्यों? और वो ये एक का डिस्टेंस, ये दूसरे का डिस्टेंस, एक ये कॉर्ड आ गई और ये कॉर्ड आ गई। ये ये कॉर्ड है, ये इक्वल डिस्टेंस पर है। ये और ये डिस्टेंस दोनों का सेम है, इसलिए ये वाली जो कॉर्ड है ये भी सेम हो जाएगी। 9.7 मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। बुक के ऊपर आप इस थ्योरम के ऊपर जय माता दी लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, इंपॉर्टेंट लिख दीजिए, 3-4 स्टार्स बना दीजिए, पूरी गैलेक्सी बना दीजिए, लेकिन ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और काफी काम की थ्योरम है। आपके देख लीजिए, आप सर्कल्स में मेजॉरिटी क्वेश्चंस में ये थ्योरम लग रही होती है। बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी इसी थ्योरम में होती है, तो बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ेंगे इस वाली थ्योरम को। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कह रहे हैं? एंगल पहले एक बार पढ़ लेते हैं, फिर एक शब्द करके मैं आपको बताता हूँ। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। आराम सांस ले लेके पढ़ो। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, पहले यहां तक पढ़ लो, इतना यहां से यहां तक का एक पार्ट पढ़ो। इज ट्वाइस द एंगल, फिर यहां से यहां तक पढ़ो। सबटेंडेड एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, वही पूरे पार्ट दोबारा पढ़े। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। क्या कह रही है? नहीं समझ पाए, बहुत अच्छे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या करा? हमने एक सर्कल लिया और उसके 2 पॉइंट्स ले लिए। क्या ले लिए? उसके 2 पॉइंट्स ले लिए। मैंने अभी फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट लिए, ये 2 पॉइंट लिए जो उसकी बाउंड्री पे लाई करे। मैंने उस बाउंड्री से, ध्यान से देखो, मैंने उस बाउंड्री पे, मान लो ये एंगल सेंटर था इसका सर्कल का, मैंने उस बाउंड्री से एक एंगल सेंटर पे बनाया। ध्यान से देखिए, पूरा सर्कल था, मैंने उसके 2 पॉइंट लिए
और उससे एक एंगल सेंटर पे बनाया, उससे एक एंगल सेंटर पे बना दिया भैया। फिर क्या करा मैंने, उन्हीं दो पॉइंट से ध्यान रखना, उन्हीं दो पॉइंट से एक एंगल बना दिया सर्कल की और दूसरी बाउंड्री पर। क्या करा मैंने, दो पॉइंट्स लिए बाउंड्री के, उससे एक एंगल सेंटर पे बनाया और फिर उन्हीं दो पॉइंटों से एक एंगल जो बाकी बचा हुआ पार्ट था वहां बना दिया। आई बात समझ में? लेकिन जो दूसरा, ध्यान से बात है, जो मैं दूसरा एंगल बनाऊंगा वो सर्कल की बाउंड्री पर टच होना चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा, जो इन दो पॉइंट्स ने सेंटर पे सेंटर पे एंगल बनाया, मान लो वो x है, सॉरी मान लो वो 2x है, और जो इन्हीं दो पॉइंटों ने दूसरे पार्ट पे बनाया तो वो एंगल x होगा। क्या मतलब हुआ कि यानी कि उन दो पॉइंटों से सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो डबल होगा किसके, जो दूसरा एंगल बचे हुए पार्ट पर बनेगा। आई बात समझ? अगर मान लो ये 50 है तो ये कितना होगा 25। हम इसका उल्टा भी कह सकते हैं भैया, हम कह रहे हैं कि हमने जो सेंटर पे एंगल बनाया वो डबल है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल के। हम इसका उल्टे क्या कहेंगे कि भैया कि जो हमने रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे एंगल बनाया वो आधा है किसके, सेंटर पे एंगल बनना है। आई बात समझ? यही जितनी भी गणित है वो अंग्रेजी में यहाँ लिखी हुई है, ये याद तो करनी पड़ेगी आपको। सारे ये गणित, सारा लॉजिक ये अंग्रेजी में छपा हुआ है। क्या, एंगल सबटेंड एट द सेंटर, यानी कि दो पॉइंटों से एंगल सबटेंड का मैंने आपको मतलब क्या बताया, फैलाना, आगे बढ़ाना। तो यानी कि उन दो पॉइंटों से एंगल बनाया गया कहां पर, सेंटर पर। ध्यान रखना यहाँ पर सेंटर इंपॉर्टेंट है कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज ट्वाइस यानी दो गुना, इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड वही उन्हीं दो पॉइंटों से रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे बनाना, इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। आई बात समझ? अब क्या हुआ, इसी थ्योरम से रिलेटेड आपके तीन फिगर बनते हैं। अगर एग्जाम में ये थ्योरम प्रूव करने को आती है तो एक्चुअली में क्या होगा, ये आपको स्टेटमेंट लिखी हुई आ जाएगी। अब आप कहिए ये स्टेटमेंट लिखी हुई आ रही है, अरे याद तो करनी नहीं, अरे याद तो करनी पड़ेगी। क्यों याद करनी पड़ेगी, ये जब क्वेश्चंस में यूज होगी, जब आप क्वेश्चंस में एंगल इक्वल कर रहे होंगे तब तो आपको रीजन में यही पूरी छापनी पड़ेगी। कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज बाय द एंगल सबटेंडेड एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, यही चीज छापनी होगी आपको कहते हैं रीजन में। लेकिन जब आपका प्रूफ में आ रही है चीज, प्रूफ में तो ये लिखा हुआ आएगा, तब आपको क्या करना है, तब आपको ये तीन कंडीशन बनानी है। अगर मान लो ये चीज क्या है, अगर मान लो ये एंगल 60 डिग्री का है तो ये एंगल कितने का होगा, 30 डिग्री का। ये एंगल कितने का होगा, 30 डिग्री का, ठीक है। अब इस वाले पार्ट पे आ जाओ, इस वाले पार्ट पे देखो, ये सीधी लाइन है, ये एक हाफ एंगल है, तो यानी कि कितने का हुआ, 180 डिग्री का ही तो होगा, 180 डिग्री का हुआ। ये मतलब 180 का है तो ये कितने का होगा, 90 डिग्री का। कितने का होगा, 90 डिग्री। सॉरी, हम इसको नीचे वाला लेंगे। हाँ, हमने ये देखा कि सीधी लाइन खींची गई है, यानी कि PQ डायमीटर है, तो ये जो एंगल बनेगा ये 180 का बनेगा। जब ये 180 का होगा तो ये कितने का होगा, 90 डिग्री का। अब भैया सुनो, इसी से ना इसी चीज से रिलेटेड एक आपको आगे एक चीज पढ़ोगे। क्या पढ़ेंगे हम, वो उसमें देखेंगे कि अगर एक डायमीटर है और डायमीटर सेमी सर्कल में एक एंगल फॉर्म करेगा, वो हमेशा 90 डिग्री का होगा, और उसका प्रूफ ये रहा। आप आगे जब पढ़ेंगे, जब आगे आएगा मैं आपको यहाँ से कनेक्ट करवा दूंगा। अब ध्यान से देखो, ये वाली जो फिगर होती है ना इस तरीके की, ये होती है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड। कैसे, ध्यान से देखो, ये वाला जो एंगल होगा ना, जो ये वाला एंगल होगा,
वो इस वाले एंगल के दोगुना होगा। क्योंकि आपने दोनों में एक चीज ऑब्जर्व करी कि अगर ये एंगल नीचे की तरफ बनना है तो ये वाला एंगल भी नीचे की तरफ बनेगा, ये एंगल नीचे की तरफ बनना है तो ये एंगल भी नीचे की तरफ बनेगा, ये एंगल नीचे की तरफ बनना है ना तो ये एंगल भी नीचे की तरफ ही बनेगा। क्योंकि अक्सर बच्चे क्या करते हैं, भूल जाते हैं ये चीज। उन्हें मेजॉरिटी में क्वेश्चन में एंगल ये दे रखा होता है, मान लो ये आपका दे रखा हो 100 डिग्री, तो बच्चे कहेंगे वो इसको फिर और आपसे फिर ये कहेगी ये वाला एंगल निकालना है, तो बच्चे इस वाले एंगल को 50 लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? 50 लेके आते हैं, जो कि प्रॉपर गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसके रेफरेंस में देखूं तो इसका मुंह कहां पर है? ऊपर की तरफ है। कहां पर है? ऊपर की तरफ। तो अगर ये 100 है ना तो जो भी ये 50 जिसका होगा वो ऊपर की तरफ मुंह होना चाहिए था उसका, इसका नीचे की तरफ है तो ये नीचे की तरफ होना है। तो अब इस तरीके के क्वेश्चन अगर आए तब आपको क्या करना है? तब आपको रिफ्लेक्स निकालना होता है। क्या निकालना होता है? रिफ्लेक्स। खैर जब वो आगे हम क्वेश्चंस में आएंगे मैं उसमें आपको बता दूंगा, लेकिन ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है। ये वाली थ्योरम बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको अच्छे से इसका प्रूफ अभी मैं आपको करवाऊंगा, आपको प्रूफ भी याद करना है, लेकिन ये बहुत जरूरी थ्योरम है, ठीक है। अगर प्रूफ करने पाएगी तो आपको तीनों वो बनानी है, तीनों कंडीशंस बनानी है। अब चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। तो चलिए अब हम जो हमने इससे पहले जो थ्योरम पढ़ी थी, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, अब हम उसका प्रूफ देखेंगे। प्रूफ के लिए पहले तो मैंने आपको पहले बता दी थी कि जो तीनों हमारे इमेजेस होती हैं वो ड्रॉ करेंगे। चलिए रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, उस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रूफ के लिए हम एक फिगर लेते हैं। कौन सी वाली फिगर लेंगे? हम इस प्रूफ करने के लिए हम लेंगे जो सबसे पहली वाली फिगर थी। कौन सी फिगर थी? ये और ये वाली जो फिगर थी, जो सबसे पहली फिगर थी, आपने ध्यान दिया हो, ये मैंने सबसे पहले बनाई थी उसमें, ठीक है। ये वाली फिगर लेते हैं। क्यों लेते हैं ये फिगर? क्योंकि बाकी की जो दो, क्योंकि एक्चुअली में इस वाले पार्ट में, इस वाले थ्योरम को प्रूव करने में कंस्ट्रक्शन होता है, तो इस वाले फिगर में वो कंस्ट्रक्शन से हम इजीली विजुलाइज कर सकते हैं। हम वो भी नो डाउट हम वो वाले भी दो फिगर्स ले सकते हैं, लेकिन उसमें विजुलाइजेशन इतना बेटर नहीं होता, ठीक है। तो हम इसलिए ये वाला फिगर लेंगे। अब आगे चलिए गिवन लिखते हैं। गिवन में पहले चीज क्या लिखनी होती है? इन सर्कल सी सेंटर ओ रेडियस आर, कॉमा आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि एंगल ए ओ बी जो है ना, एंगल ए ओ बी इज सबटेंडेड एट द सेंटर, ठीक है। फिर एंगल ACB जो एंगल ACB है इज सबटेंडेड एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है। फिर क्या करते हैं हम लोग? फिर उसके बाद हम लोग कंस्ट्रक्शन वाली लाइन लिखते हैं। क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन वाली लाइन लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या होगा? आइए देखते हैं। कंस्ट्रक्शन है कि हमें सी से एक लाइन ड्रॉ करनी है, ओ से होकर उसे यहाँ पर अधूरी छोड़ देनी है। आई बात समझ? तो इसको लिखेंगे कैसे? हम इसको कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ CO and produced 2 point E, ठीक है। फिर हम क्या लिखते हैं? इसके बाद हम लोग लिखते हैं टू प्रूफ, कि एक्चुअली हमें प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ करना है कि एंगल ACB वो ट्वाइस है किसके? एंगल AOB के। यही तो था
यही तो था। हम इसको उल्टा भी कह सकते हैं कि जो एंगल AOB है उसको ऊपर नीचे अपॉन 2 करके इक्वल्स टू एंगल ACB, हम वो भी कर सकते हैं, बात एक ही है। क्योंकि हमारी थ्योरम क्या है कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब आइए सॉल्यूशन पे चलते हैं, यानी कि प्रूफ पे चलते हैं। प्रूफ पे चलते हैं, क्या करना होता है ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेमिंग करेंगे एंगल्स का। क्या करेंगे, नेमिंग। यहाँ पर हम करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, हमने नेमिंग कर दी है। अब ध्यान से देखें तो यहाँ पर दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। उसमें से अभी ये शेड वाला ट्रायंगल उठाते हैं और लिखते हैं कि इन ट्रायंगल, क्या नाम है ट्रायंगल का, AOC। AOC में आप ध्यान से देखें तो AO बराबर OC है। क्यों AO बराबर OC है? क्यों? क्योंकि ये है रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। फिर AO के ऑपोजिट ध्यान से देखिए, AO के ऑपोजिट है एंगल 1 इक्वल्स टू OC के ऑपोजिट है एंगल 2, वो आपस में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि चैप्टर आई थिंक चैप्टर ट्रायंगल में, हाँ ट्रायंगल में आपने दो थ्योरम्स पढ़ी थी 7.1 और 7.2, उसके अकॉर्डिंग कि अगर कोई भी दो इक्वल साइड्स हैं और उनके ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं तो वो एंगल इक्वल होंगे, तो वो एंगल इक्वल होंगे। यहाँ पर भी सेम चीज हुआ कि यहाँ पर AO OC के इक्वल है, तो AO के ऑपोजिट एंगल 1 और OC के ऑपोजिट एंगल 2, वो दोनों आपस में एंगल होगा इक्वल होंगे। रीजन में लिखेंगे कि एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। आई बात समझ? अब ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर है एंगल 3 के। एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर है एंगल 3 के। कैसे? कैसे मैं बताते हैं, ध्यान से देखें। ये एक ट्रायंगल 6, ये एक ट्रायंगल 6, और आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या प्रॉपर्टी थी? वो प्रॉपर्टी थी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या कहती थी वो? कि AB और मान लो ये है एंगल 7, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आपसे कहती है कि एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल 7, यही तो कहती थी। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो तो यहाँ पर वही कंडीशन बन रही है, एंगल 2 प्लस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। आई बात समझ? आई बात समझ कैसे हुआ ये? ठीक है, अब क्या हुआ, क्योंकि ये दोनों एंगल 1 और 2 इक्वल हैं, तो हम एक कोई एंगल को दो बार लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, क्योंकि इक्वल है। अब कौन सा एंगल दो बार लिखेंगे? ध्यान से देखिए, हमें एक्चुअली में ACB काम का है हमारा, ACB और एंगल AOB। अभी आप ध्यान से देखिए, एंगल ACB पे दो एंगल बन रहे हैं, दो एंगलों की वजह से फॉर्म हो रहा है, एंगल 1 और एंगल 4। तो हमें काम किससे होगा? एंगल 1 से। अभी आप मुझे पूरे स्टेप्स देखेंगे, पूरे सॉल्यूशन देख लेंगे, तब आप कहेंगे हाँ भैया एंगल 1 ही तो लेते, एंगल 2 लेने से तो काम ही नहीं होता। तो क्या लिखेंगे हम? एंगल 1 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3। इसको डब्बे में डाल देंगे और इक्वेशन 1 नाम दे देंगे, डब्बे में नाम के नामकरण कर देंगे, इक्वेशन 1 डाल देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो खिचड़ी हमने पहले वाले ट्रायंगल में पकाई थी, यानी कि शेडेड वाले ट्रायंगल में, वही सेम खिचड़ी हम अनशेडेड वाले ट्रायंगल में पकाएंगे। क्या? इन ट्रायंगल BOC में, BOC में BO बराबर OC। क्यों? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। BO के ऑपोजिट ध्यान से देखिए, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 5। क्यों? क्योंकि एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। फिर वही चीज एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6। क्यों? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब हमारे यहाँ पर क्या है, एंगल 4 काम का है, तो हम उसको दो बार लिख देंगे, क्योंकि एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल हैं, इसलिए एंगल 4 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6, ट्वाइस ऑफ एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6। इसको भी डब्बे में डाल देंगे, नामकरण कर देंगे, इक्वेशन 2। अब क्या करना है,
अब क्या करना है, अब आपको लिखना है ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। आपको इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ देना है। ध्यान से देखें, ट्वाइस एंगल 1 प्लस ट्वाइस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 प्लस एंगल 3। ध्यान रखिएगा इस टाइप की इक्वेशंस में LHS वाला जितना भी मान होता है, जितना भी सामान होता है वो LHS में जुड़ता है, RHS वाला RHS में जुड़ता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा LHS RHS पे आप कौन कौन सी चीजें ले रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इस वाली चीज पे, तो इसमें 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को बाहर कॉमन निकाल देंगे, यहाँ पे लिख देंगे एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू, ध्यान से देखिए एंगल 3 और एंगल 6 को प्लस करने पर क्या बनना है, एंगल AOB। एंगल AOB फिर क्या करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 4 क्या बनना है, एंगल 1 प्लस एंगल 4 क्या बनना है एंगल ACB, यानी कि ट्वाइस ऑफ एंगल इक्वल्स टू AOB। ये हमारा प्रूव करना था और ये हमारा हो चुके हैं के प्रूफ। ध्यान से देख लो, ये हमारा 2 प्रूफ करना था, ये हमारा हो गया।